हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 पॉलिटिक्स फ्रॉम सेकेंड सेंचुरी टू थर्ड सेंचुरी एडी, जो आपका MHI4 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया का चैप्टर है। इसमें हमें अलग अलग पॉलिटीज़ के बारे में पढ़ना है। इस टाइम फ्रेम में कौन नए नए लोग आए हमारी कंट्री में जिन्होंने रूल किया, एंड बहुत सारी पावर यहाँ पर राइज हुई, लेकिन हमें मेन फोकस करना है कुषाण और सातवाहन्स पे। तो स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस से जो हमें चैप्टर के पीछे दिए हुए होते हैं। उससे क्या होगा कि हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम उसको स्टडी करेंगे, उससे आसानी रहती है, हमें टॉपिक समझ में आता है। सो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द चीफ फीचर्स ऑफ द कुषाण स्टेट। ओके, सो हम सबसे पहले ना इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि इस टाइम पीरियड में हो क्या रहा था। तो सेकेंड सेंचुरी BC में क्या होता है कि कुछ नोमैडिक ट्राइब्स इंडिया में एंटर करते हैं, कुछ पावर राइज होती हैं इंडिया में। कौन कौन सी? इंडो ग्रीक्स होते हैं, शाकाज, पार्सियंस, कुशान्स। ये सब लोग ना इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से एंटर करते हैं। और ये कहाँ से आते हैं? सेंट्रल एशिया और ईरान से। और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन थे? कुषाणाज। सो इन्हीं के हम चीफ फीचर के बारे में पढ़ेंगे कि कुषाण ने किस तरह से रूल किया, क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी रूल करने की, किस तरह का उनका किंगडम था, ये सब हम देखेंगे। सो पर्टिकुलरली अगर कुषाणाज के बैकग्राउंड की बात करें ना, तो ये नोमैडिक सेंट्रल एशियन ट्राइब्स यानी सेंट्रल एशिया से आए थे ये इंडिया में। और इनका जिस ट्राइब से ये बिलोंग करते थे वो ट्राइब कहलाता था यूची ट्राइब। अब ये लोग बैक्ट्रिया एक जगह है अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर सेटल्ड थे और 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे यहाँ वहाँ पर ये लोग अलग अलग। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये पाँचों ग्रुप्स आपस में यूनाइटेड हो जाते हैं। आपस में यूनाइट हुए तो क्या हुआ? पावर स्ट्रांग हुई, इनकी ताकत बढ़ी। फिर यूनाइट होकर क्या करते हैं? ये अलग अलग जगहों को कॉन्कर करने लगते हैं, जैसे कि काबुल और कश्मीर को ये कॉन्कर कर लेते हैं। इन पांचों यूनिट्स को जो यूनाइट करता है ना, वो उस चीफ का नाम होता है कुजाला कातविजिस। तो वो हेड बन जाता है। वो हेड बना, फिर उसके मरने के बाद उसका सन जो है वो रूल करता है नॉर्दर्न इंडिया पे। वो नॉर्दर्न इंडिया को कॉन्कर करता है। और इसके बाद पावर आती है कनिष्का के हाथ में। एंड वी ऑल नो कनिष्का वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ कुषाण स्टेट। एंड उसके बाद फिर और रूलर्स आते हैं, वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। कनिष्का का क्या रोल रहा है कि उसने अपने एम्पायर को बहुत एक्सटेंड किया, जैसे नॉर्थ में कश्मीर, साउथ में सांची एंड वाराणसी तक इसने अपना पूरा कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था। तो ये था एक छोटा सा बैकग्राउंड। अब हम पढ़ेंगे कि इस कुषाण स्टेट का नेचर क्या था। सो स्टेट का जब हम नेचर पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीज़ें आती हैं, सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ट्रेड कैसा था, क्या पॉलिसीज़ थी जिसके थ्रू से रूल किया जा रहा था। तो ये सब चीज़ें थी। अब सबसे पहली चीज़ आती है कि अम्पायर एक्सपैंड कितना था, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सपैंड था। तो अगर हमें ये चीज़ पता करनी है तो हमें देखना पड़ेगा, थोड़े आर्कोलॉजिकल फैक्ट्स हमें देखने पड़ेंगे। वो हमें पता चलेंगे कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन से। हमें एक जैसे कॉइन्स अगर अलग अलग साइट्स पे मिलेंगे तो इट मीन्स कि वहाँ पर भी उस स्टेट का रूल था। तो कुषाणा स्टेट में हमें क्या मिला है? सेंट्रल एशिया से लेकर वाराणसी तक हमें कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब भरे पड़े हैं। तो ये चीज़ क्या सजेस्ट करती है कि एक अच्छी ऑर्गेनाइज्ड और सेंट्रलाइज स्टेट रही होगी, क्योंकि इतने बड़े एरिया पे रूल करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। अगर आप इतने सारे एरियाज़ को आपने ऑक्यूपाई कर लिया है तो आपको उसे मैनेज भी करना होगा। और मैनेज करने के लिए क्या होना चाहिए? आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो क्या कुषाणास का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, क्या वो एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग था? तो आंसर इज़ नो। जो यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि मौर्यन से अगर हम कंपेयर करें ना, क्योंकि उनका जो रूल था वो काफ़ी सेंट्रलाइज था। अब सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि भाई जो ऑफिशियल्स हैं, राजा के नीचे जो काम कर रहे हैं ना, उनकी पोजीशन इस तरह से सेट है कि वो राजा को चैलेंज नहीं कर सकते, राइट। लेकिन अगर आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जो आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर आपका स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप इतने बड़े एरिया पे अच्छे से रूल, मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा आपका रूल। करोगे तो बट कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो कुषाणाज में क्या प्रॉब्लम थी वो हम आगे देखेंगे, बट अभी हमें ये जानना है कि जो उनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। लेकिन इसी के साथ साथ जो रूलर्स थे कुषाणाज के,
वो हमें जो राइटिंग्स मिली हैं उनमें बड़े बड़े टाइटल्स यूज़ करते थे, ग्रैंड टाइटल्स, अपनी पावर दिखाने के लिए। अब देखो यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कुशाणाज है ना उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं चाइना से है। इनफैक्ट जो वर्ड कुशाणा है वो खुद एक चाइनीज़ वर्ड क्यू शैंग से बना है, जिसको हम इंडियनाइज करके कुशाणा बोलते हैं, राइट। लेकिन जब हम इनके टाइटल्स देखते हैं, जो टाइटल्स ये लोग कैरी करते थे अपनी पावर दिखाने के लिए, वो कैसे टाइटल थे? महाराजा, जो कि एक ओल्ड इंडियन टाइटल है। रजति राजा, अगेन ये संस्कृत टाइटल है जो कि शाकाज ने यूज़ किया था। फिर देवपुत्रा। तो इन एग्जाम्पल से हमें क्या देखने को मिलता है कि मल्टीपल रॉयल टाइटल्स को इन्होंने अडॉप्ट किया था अपनी पावर दिखाने के लिए। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती थी अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए एक ऐसी जगह पे जहाँ आप नए हो, मतलब यू हैव टू एडजस्ट देयर, और लोगों की नज़रों में आपको सुपीरियर भी बनना है। सो दिस इज़ हाउ दे यूज़ टू कैरी द टाइटल। अच्छा, अगर हम इनकी पॉलिटी देखें ना, तो प्रोविंशियल और लोकल लेवल पर ये किस तरह से रूल करते थे, इसकी जो डिटेल्स है ना वो हमारे पास अच्छे से नहीं है, क्लियरली नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि हमें एक टर्म मिली है क्षत्रप्स की, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो कुशाणास का जो कंट्रोल था ना, वो अलग अलग टेरिटरीज़ पर, उनके जो एरियाज़ थे, काफ़ी सारा एरिया था जहाँ पर वो रूल करते थे, तो वहाँ पर उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, इनडायरेक्ट कंट्रोल था। यानी कि राजा के नीचे कुछ और लोग थे जो कि प्रोविंशियल लेवल पर काम करते थे, और वो कौन लोग थे? क्षत्रप्स थे। अब इनकी पोजीशन भी ना अच्छी खासी थी, क्योंकि कई जगहों पर हमें देखने को मिला है कि लोग ना इन क्षत्रप्स के ऑनर के लिए स्तूपास बनवाते थे, संग्राम, मतलब एक डोनेशन दी जा रही है इनके लिए। सो एक तरह का ऐसा सिस्टम है जो कि कुशाण किंग्स के लिए भी होता था, रिलीजियस डोनेशन दी जाती थी। तो इतने रेस्पेक्टफुल ये भी थे क्षत्रप्स, एंड इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इनका स्टेटस कैसा था? इंडिपेंडेंट था, यानी ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे, क्योंकि लोग खुद उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। एंड इनके अंडर दूसरे ऑफिशियल्स भी काम करते थे, जैसे दंड नायक, महादंड नायक, अलग अलग पोजीशन होती थी, सिविल और मिलिट्री फंक्शंस ये लोग किया करते थे। लेकिन इन पर किनका कंट्रोल होता था? क्षत्रप्स का। नाउ अनदर थिंग इज़, अगर हम कुशाण पीरियड के कॉइन्स को देखते हैं जो कि अबेंडेंस में थे, यानी बहुत ज़्यादा हमें कॉइन्स मिले हैं, गोल्ड और कॉपर के स्पेशली मिले हैं, तो इससे ये चीज़ सजेस्ट होती है कि जो ऑफिशियल्स थे उनकी जो सैलरी थी उनकी पेमेंट कैश में की जाती होगी। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम क्षत्रप्स की पोजीशन की बात करें, जैसे कि अभी हमने देखा कि उनका स्टेटस कैसा था? इंडिपेंडेंट था, प्लस जो टर्म्स थी महाक्षत्रप, महादंड नायक, इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पर ये अलग अलग जो पोजीशन है, एक तरह से इनका भी स्ट्रॉन्ग होल्ड था। अब अगर हम देखें कि कुशाणास की पॉलिसी क्या थी, क्या स्ट्रैटेजी थी जिससे ये यहाँ पर लोगों पर रूल कर रहे थे, क्योंकि ये इंडिजीनियस तो थे नहीं, ये लोग तो बाहर से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। तो क्या पॉलिसी इन्होंने अपनाई अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए? तो इनकी पॉलिसी यहाँ पे क्या लिखा है? नॉन सेक्टेरियन ब्रॉड बेस्ड सिंक्रेटिक रिलीजियस पॉलिसी, जिसका मतलब क्या है कि भाई किसी भी एक रिलीजन को फॉलो ना करके सारे रिलीजन को मिक्स कर देना, यानी सब रिलीजन्स में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर सबको साथ लेके चलना। दिस इज़ व्हाट दे फॉलोड। सो जैसे कि हमने पहले देखा कि कुशाणास जो है ना वो टाइटल्स, उनके हमें टाइटल्स देखने को मिले हैं, जैसे कि देवपुत्रा, जिसको एक तरह से वो कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई किंग कैसा है, एक तरह से डिवाइन की तरह है, गॉड की तरह है। एंड हमें और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कॉइन्स हम देखते हैं कुशाणास के, तो हमें उसमें अलग अलग कल्चर का फ्यूजन दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन में हिंदू और बुद्धिस्ट, ग्रीक और पर्शियन सिंबल्स और डीटीज़ हमें देखने को मिलती हैं उनके कॉइन्स में। मतलब अलग अलग कल्चर की चीज़ें उन्होंने सिंबल्स अपने कॉइन्स में दे रखे हैं, विच इंडिकेट कि उनकी कैसी आइडियोलॉजी थी? सिंक्रेटिक रिलीजियस आइडियोलॉजी थी। सिंक्रेटिक मतलब कि अलग अलग रिलीजन को उन्होंने मिक्स करके अपने कॉइन में उसको जगह दी थी। सो इट शोज़ ये इनकी आइडियोलॉजी किस तरह की थी? एक तरह की एसिमिलेटिव थी, एसिमिलेटिव नेचर था उनका इंडियन कल्चर की तरफ, यानी सबको साथ में लेके चलना है। क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग बाहर से आए हैं, अगर सिर्फ अपना डोमिनेंस रखते रिलीजियस में
या कल्चर में, तो वो रूल नहीं कर पाते ना। अपनी इस पॉलिसी में उन्होंने रिलीजन्स और कल्चर्स को ही नहीं बल्कि अलग अलग लैंग्वेजेस को भी जगह दी। जो कुषाण थे उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बैक्ट्रियन थी, जहाँ से वो आए थे वही उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, बट उन्होंने संस्कृत, ब्राह्मी और खरोष्टी को भी अपने रिटन रिकॉर्ड्स में यूज़ किया। क्योंकि अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग यहाँ पर थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग रिलीजन था, तो इनके लिए ज़रूरी था कि वो एक लिबरल अकोमोडेटिव अप्रोच को अडॉप्ट करें अपनी स्टेट को अच्छे से चलाने के लिए। सो इट वाज अ स्मार्ट पॉलिसी। सो अगर हम इनकी पॉलिसी को सम अप करें तो पहली चीज़ मल्टीपल रॉयल टाइटल्स को अडॉप्ट करना, अलग अलग ट्रेडिशंस और कल्चर के डिटीज़ यानी उनके गॉड को अपने कॉइन में दिखाना। तो ये सब क्या शो करता है कि किस तरह से ये जो अलग अलग लोगों की जो राजा बने हैं उनको इंटीग्रेट करना चाहते थे, अपने रूल को लेजिटिमेट करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें दिखाना पड़ेगा ना कि भाई जैसी जनता है वैसा ही राजा है। अगर वो राजा डिफरेंट होगा अपनी जनता से तो वो रूल नहीं कर पाएगा, जनता उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी। तो ये तो हुआ सोशो कल्चर कंडीशन, हमने पॉलिटी भी देख ली है। अब बात करते हैं इनकी इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी में सबसे पहली चीज़ आती है कि भाई ट्रेड कैसा था। तो इनका ट्रेड काफ़ी फ्लरिश ट्रेड था, लैंड से भी होता था और सी से भी होता था। सी ट्रेड तो इतना था कि आपका पर्शियन गल्फ से लेकर रोम तक इनका ट्रेड एक्सपैंड था। सिल्क रूट इन्हीं के टेरिटरी से होकर गुजरता था, तो उस पर ये टोल्स लगाते थे, टैक्सेस लगाते थे, वहाँ से उन्हें फ़र्दर कमाई होती थी। और हमें इनके टाइम पर गोल्ड और कॉपर के कॉइन्स दिखते हैं, विच फर्दर इंडिकेट्स कि इनका ट्रेड कितना ज़्यादा अच्छा था। यानी कि पैसा जो था ना हमारे कंट्री में कुशानाज के थ्रू बहुत सारा आ रहा था। और यहाँ तक कि इसमें लिखा है कि कुशानाज और रोमन्स के बीच में जो ट्रेड होता था ना, उसमें जो कुशानाज थे उन्हीं का ट्रेड पॉजिटिव था, यानी उनसे ज़्यादा कमाई किसकी हो रही थी, कुशानाज की हो रही थी। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि जब कुशानाज आए, क्योंकि वो तो सेंट्रल एशियन थे, तो वो जब यहाँ पर आए तो और भी लोग साथ में आए, जिससे क्या हुआ, पॉपुलेशन मिक्स हो गई। एंड पॉपुलेशन मिक्स हुई तो जो कास्ट सिस्टम फॉलो हो रहा था यहाँ पर कि भाई एक ही कास्ट है, वही ट्रेड करेगी या वो ये काम करेगी, वो चीज़ थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई, वीक हो गई। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि क्राफ्ट्स और गिल्ड्स जो हैं वो बनने लगे और फॉरेन ट्रेड में उसको फर्दर हेल्प मिली। ठीक है जी, तो ये थी सारी कुशानाज की पॉजिटिव पॉलिसीज़ जिसने आगे जाकर अदर पॉलिटीज़ को भी, अदर किंगडम्स को भी इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने इन चीज़ों को भी अपने सिस्टम में अडॉप्ट किया। सो हियर वी कंप्लीट द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज एनालाइज द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ सतवाहना स्टेट। सबसे पहले डिफरेंस जानेंगे। अभी जो हमने कुषाण स्टेट के बारे में पढ़ा, उसका जो डोमिनेंट एरिया था वो था नॉर्थ इंडिया, और जो सतवाहना स्टेट है ये आपका ग्रो करता है पेनिनसुलर इंडिया में, यानी सदर्न वाले एरिया में ये लोग फ्लरिश करते हैं, सतवाहन। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें क्या बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या सोशल इकोनॉमिक कंडीशन थी, कैसी पॉलिटी थी कि जिसकी वजह से इस सतवाहन स्टेट का जन्म हुआ। सो ये चीज़ हमें बतानी है। तो 3rd सेंचुरी BC में कृष्णा गोदावरी वैलीज़ में, कृष्णा गोदावरी जो नदी है वहाँ पर जो उसकी जो वैलीज़ हैं वहाँ पर हमें एक एग्रेरियन लोकेलिटी देखने को मिलती, यानी ऐसे लोग जो कि एग्रीकल्चर करते थे। किस चीज़ की खेती बाड़ी करते थे, पैडी कल्टीवेशन करते थे, यानी चावल उगाते थे। और उस जगह का नाम क्या था, धनिया कटक या धमनाकद। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। कैसे चेंजेस, लोग आर्ट और क्राफ्ट में स्पेशलाइज्ड होते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट बढ़ेगा तो ट्रेड बढ़ेगा, लोग चीज़ें बनाएंगे तो उसका ट्रेड भी होगा। जब ट्रेड बढ़ेगा तो अर्बनिज्म भी आएगा, शहरीकरण भी होगा, फिर सोसाइटी चेंज होगी और फिर फर्दर हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चेंज देखने को मिलेगा। अब यही सारी कुछ बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही होती हैं। ट्रेड बढ़ रहा होता है, अर्बनिज्म आ रहा होता है और पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती है, क्योंकि ट्रेड होगा तो पोर्ट्स जब होंगे तो वहाँ पर जो एरिया है वो डेवलप भी होगा। एंड इन्हीं सब के बीच हमें देखने को मिलती है एक लोकल रूलिंग एरिस्टोक्रेसी, यानी एक ऐसे लोग
एरिस्टोक्रेट्स यानी कुछ ऐसे रईस लोग जो कि लोकल लेवल पर रूल कर रहे हैं, जिनके हाथ में कंट्रोल है, पावर है। और इसी एरिस्टोक्रेसी से स्टार्ट होती है सतवाहन रूलर की लाइन। सतवाहन स्टेट की अगर शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले रूलर या फाउंडर जिन्होंने इस डायनेस्टी को शुरू किया वो थे किंग सिमुका, जिन्हें सतवाहना भी कहा जाता था। एंड अगर इस नाम की बात करें तो सत का मतलब होता है गिफ्ट एंड वाहन का मतलब होता है लेने वाला, तो गिफ्ट लेने वाला इस सतवाहन। एंड अगर हम इसके रूल की बात करें कि कब तक इनका रूल चला सिमुका का, इन किंग का, तो 23 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया, ऐसा पुरानाज में लिखा है। एंड उसके बाद हमें बताया गया है कि जैन और बुद्धिस्ट के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। फिर यहाँ पर एक पूरी लाइन दे रखी है कि एक के बाद एक किंग आते गए। अगर इनके पैट्रोनेज की बात करें यानी किसके ये भक्त थे, तो श्रामणास और ब्राह्मणास जो है ये इनको फॉलो करते थे। साथ ही इन्होंने जैन और बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स भी बनवाए हैं, जिसके पीछे पर्पज़ ये था कि इनका जो स्टेटस है वो हाई हो जाएगा, क्योंकि जैन और बुद्धिज़्म में कोई कास्ट सिस्टम तो था नहीं, सब इक्वल हैं उनके लिए। और ये लोग पीछे से जो सतवाहन से वो अभी देखा ना हमने, लोकल रूलिंग एरिस्टोक्रेट थे, ये एलीट पीपल थे, यानी कोई क्षत्रियास वगैरह तो थे नहीं जो कि इनका रूल जो है वो लेजिटिमेट हो जाता। तो जैन और बुद्धिज़्म के लिए काम करवा कर एक तरह से उन्हें अपनी रेस्पेक्ट और अपने स्टेटस को गेन करना था। एंड साथ ही वो वैदिक रिचुअल्स भी कराते थे, क्योंकि वो ब्राह्मणास को मानते थे, वैदिक कल्चर को मानते थे। तो उसके पीछे क्या रीज़न था, वैदिक रिचुअल्स क्यों करा रहे थे, ताकि जो क्षत्रियास जो रूल करेगा वो कौन है, क्षत्रियास ही तो है ना, तो क्षत्रियास की पावर को लेजिटिमेट करने के लिए वो वैदिक रिचुअल्स भी कराते थे। सो रूल इस्टेब्लिश करने के बाद उन्होंने ये सब चीज़ें की, बट वी ऑल नो कि सतवाहना का जो रूल था वो काफ़ी टाइम तक नहीं चल पाया। शाकाज, कुशानाज और अलग अलग पॉलिटीज़ जो हैं वो इमर्ज हो गई, और जिसके बाद जो सतवाहनास थे वो उनका डिक्लाइन हो गया। सो हियर वी कंप्लीट बोथ द क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो, नए चैप्टर के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।